तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई लोग यार अभी हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वीडियो का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है। नाटो सेज डोर इज ओपन फॉर इंडिया, विल इंडिया बिकम्स अ नाटो मेंबर। तो मतलब ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि जो नाटो है, जो अमेरिका का कहीं ना कहीं एक संगठन है, वो इंडिया को भी ऑफर कर रहा है कि आप भी नाटो में आ जाओ। आपको भी पता होगा यार कि रशिया यूक्रेन में जो वार चल रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं वो नाटो की वजह से चल रही कहीं ना कहीं। तो इंडिया के लिए भी ऑफर आया, तो क्या इंडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेगा? इसी के ऊपर आज का वीडियो है एंड प्रशांत धवन सर का ये वीडियो है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है भाई लोग, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर से देखना यार। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आपने इस न्यूज़ के बारे में सुना होगा कि नेटो में जो यूएस की ऑनवॉय हैं उन्होंने ये कहा है कि भारत के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, और यहाँ पे आप देख पाओगे नेटोस डोर ओपन फॉर मोर एंगेजमेंट विद इंडिया। नाउ ये जो स्टेटमेंट है ना, यूएस नेटो ऑनवॉय की तरफ से दुनिया भर में न्यूज़ बना रही है, क्योंकि इससे आप अगर दूर से देखोगे तो लगता है कि इंडिया को डायरेक्टली इनवाइट किया जा रहा है नेटो में, जबकि ये रियलिटी नहीं है। हालांकि बिल्कुल ये लोग चाहते हैं कि भारत और नेटो की जो एंगेजमेंट है बढ़े, मगर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेटो के साथ भारत को प्रॉब्लम क्या हो सकती है, नेटो क्यों एक्सपैंड करना चाहता है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में टर्की ने, जो खुद एक नेटो मेंबर है, इसने किस कंट्री की नेटो मेंबरशिप अप्रूव कर दी है। बहुत ही जल्द ये कंट्री एक नेटो मेंबर बन जाएगा टर्की के अप्रूवल के बाद। ये है इस टाइम तो बन भी चुका है। आइसलैंड, फिनलैंड, साउथ कोरिया या फिर ताइवान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ऑलराइट, नाउ सबसे पहले आपको एक बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बता देता हूँ कि नेटो से ना कई कंट्रीज़ को प्रॉब्लम क्यों है। नेटो मतलब कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1949 में, और इसका मेन काम ये था, जैसे इसके नाम से आप समझ पाओगे, नॉर्थ अटलांटिक एरिया को सुरक्षित रखना। नॉर्थ अटलांटिक ओशन कहाँ पे है? ये रहा अटलांटिक ओशन, और अटलांटिक ओशन का नॉर्थ पार्ट, यहाँ पर जो भी देश है ना, इनकी सुरक्षा मेन आप कह लीजिए प्रायोरिटी थी नेटो की। मगर 1991 के बाद जब यूएसएसआर टूट के बिखर गया, नेटो ने एक एक्सपेंशन की पॉलिसी अपना दी। इवन दो 1991 में यूएसएसआर के टूटने के बाद रशियन फेडरेशन और नेटो के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि नेटो ईस्टर्न साइड में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। नाउ यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा नोम चॉम्स्की की। ये बहुत ही फेमस एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पे लिखते हैं। इन्होंने क्या कहा है नेटो की एक्सपेंशन और रशिया के बारे में। ये छोटी सी क्लिप है, ये आप देखिए। The idea that Ukraine might join a Western military alliance would be quite unacceptable to any Russian leader. This goes back to 1990 when the Soviet Union collapsed. There was a question as to what would happen with NATO. Gorbachev agreed to allow Germany to be unified and to join NATO. It's a pretty remarkable concession, with a quid pro quo that NATO would not expand 1 inch to the east. ये बात है, रशिया कोई गलती नहीं है। So Russia has been provoked. Well, what happened? NATO instantly moved to East Germany. Then Clinton came along, expanded NATO right to the borders of Russia. Now, आपने सुना सेंटेंस क्या यूज किया गया था कि नेटो 1990 का जो स्टांस था ना, उसके 1 इंच भी ईस्ट की तरफ नहीं जाएगा। मगर नेटो ने सारा ईस्ट छोड़िए रशिया की बॉर्डर तक कंट्रीज को अपना मेंबर बना दिया, और वहाँ पे अपने सोल्जर्स भी डिप्लॉय कर दिए। और जब यूक्रेन तक बात आ गई ना, तब कोई भी रशियन प्रेसिडेंट, चाहे पुतिन होता या कोई और होता, ये बर्दाश्त नहीं करता कि एक नेटो कंट्री बिल्कुल इनके सदर्न साइड पर एक बड़ी बॉर्डर ऑक्यूपाई करेगी। और उसके बाद हमने देखा है कि यूक्रेन रशिया युद्ध हो गया। दुनिया भर में इसकी वजह से आपके सामने है कितनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई देशों में अनाज की कमी है, कई कंट्रीज लंबे समय तक कच्चा तेल परचेज नहीं कर पा रहे थे, हालांकि अब प्राइसेस कम हुए हैं। मगर यूक्रेन रशिया वॉर पूरी दुनिया के लिए एक कैटास्ट्रॉफी साबित हुई है। मगर नेटो यहाँ पर भी नहीं रुका। नेटो ने ना ये यूक्रेन वॉर जो है इसको इग्नोर करते हुए आगे ये भी सोचा
कि हम इंडो पैसिफिक में भी जाएंगे। अब आप सोच कर देखो, जिस ग्रुप के नाम में है कि हम इस इलाके तक सीमित रहेंगे, जो ये एरिया है ना यहीं तक सीमित रहेंगे, अब ये लोग पहले तो यूक्रेन में गए, उसके बाद ऑल टुगेदर यहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस बनाना चाहते हैं। और एक्चुअली कई देश हैं जिनके साथ नेटो ने कोऑपरेशन स्टार्ट कर दी है। इन कंट्रीज़ को नेटो कहता है नेटो प्लस 5 कंट्रीज़। इनमें ये सब देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इजराइल और साउथ कोरिया। क्या यार? यहाँ पे पाकिस्तान को मत काउंट करना, वो अलग ग्रुप होता है, उसका नाम होता है यूएस नॉन नेटो एलाई। वो इंडिया नहीं बनना चाहता, उसका स्टेटस इतना स्पेशल भी नहीं है। मगर नेटो प्लस 5 में आप देखोगे ना तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट देश आपको दिखेंगे, इवन इजराइल भी इसका पार्ट है। और नेटो प्लस 5 में होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि डिफेंस एग्रीमेंट जल्दी हो जाते हैं। कल को अगर मान लीजिए किसी कंट्री को हेल्प करने के लिए नेटो सोल्जर्स को आना है, तो अगर वो कंट्री नेटो प्लस कंट्री है तो बहुत ही जल्द नेटो वहां पे खुद को डिप्लॉय कर देगा ना। प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ये है, इन नेटो कंट्रीज की आवश्यकता है खुद की रक्षा के लिए। ये बल्गेरिया, कनाडा, डेनमार्क, इटली, यहाँ के सैनिक ये इंडिया में आकर हमारी कुछ रक्षा करेंगे, हमारे किसी काम आएंगे? ऑब्वियसली नहीं। तो इवन दो यूएसए के कई सेनेटर्स ने काफ़ी बार कोशिश करी है यूएसए के पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास करने की कि इंडिया को छठा मेंबर बनाना चाहिए ऑफ नेटो प्लस कंट्रीज। इंडिया खुद भी इस ग्रुप का पार्ट बनने में इंटरेस्टेड है नहीं, और इसके कई रीजन है। पहली बात तो अगर भारत एक नेटो प्लस कंट्री बन गया तो आप मान लीजिए रशिया के साथ रिलेशन हमारे बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। रशिया ने ऑलरेडी अपनी रिसेंट रिलीज हुई फॉरेन पॉलिसी में ये बात कैटेगोरिकली लिखी है कि अगर भारत अनफ्रेंडली स्टेट्स जो है रशिया की तरफ, जो अनफ्रेंडली स्टेट्स हैं उनके साथ अलायंसेस बनाता है तो रशिया रेजिस्टेंस देगा ना। ये स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी एक चेतावनी भी है कि किसी अलायंस को ज्वाइन मत कर लेना। उसके अलावा देखो, इंडिया इस ग्रुप को इसलिए भी ज्वाइन नहीं करना चाहेगा क्योंकि चाइना भी बहुत ज़्यादा कॉर्नर्ड फील करेगा इससे। चाइना के विदेश मंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है ना, ये अपने आप में एशियन नेटो ही है। ये मानती हैं कि ये एशियन नेटो है। अब आप इमेजिन करो, अगर हम प्रॉपरली एक नेटो कंट्री में एक नेटो प्लस नेशन बन जाते हैं तब चाइना का क्या रिएक्शन होगा। तो नेटो तो देखिए अपनी तरफ से काफ़ी बार कह चुका है इन्हें इंडो पैसिफिक में और ज़रा फ्रेंड्स चाहिए। मगर हमें यहाँ पर देखना होगा कि क्या नेटो प्लस का स्टेटस इंडियन डिफेंस को कुछ खास फ़ायदा देता है। तो इसका आंसर है नहीं। थैंकफुली हमारे देश में जो महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने कई सालों तक मेहनत करी, तपस्या करी, फॉर एग्जाम्पल होमी जहांगीर बाबा, उसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ऐसे महान लोगों की वजह से, इसके अलावा और बहुत सारे अनेक साइंटिस्ट हैं, इनकी मेहनत की वजह से इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास मिसाइल्स हैं। तो हमें कोई डेनमार्क का सिपाही नहीं चाहिए जो यूरोप से इंडिया में आएगा हमारी रक्षा करने के लिए। वी कैन डिफेंड आवरसेल्व्स। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि देखो कल को नेटो का जो आर्टिकल 5 है उसमें इंडिया उलझ गया, तो मान लो कल को नेटो फुल मेंबर बना देता है इंडिया और जापान को, तो चाइना अगर जापान को अटैक करता है तो इंडिया को भी मानना पड़ेगा कि इंडिया पे अटैक हुआ है। देखो नहीं, नेटो की चीफ ने भी और उसके अलावा नेटो के जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने भी ये बात क्लियर कर दी है कि इंडो पैसिफिक में ये 100% फुल फ्लेजेड मेंबर्स नहीं ढूंढ रहे। अभी के लिए ये एलाइज, उसके अलावा पार्टनर कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे कंट्रीज पर ये फोकस कर रहे हैं। नेटो प्लस को ये एक्सपैंड करना चाहते हैं। अभी के लिए जो प्रॉपर नेटो का जो एक मेंबरशिप का स्टेटस होता है जिसमें आपको आर्टिकल 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, वो अभी तक इंडो पैसिफिक में इंट्रोड्यूस किया भी नहीं गया। मगर मान लीजिए कल को इंडो पैसिफिक में ये वो वाला मॉडल लेके आते हैं, फुल फ्लेजेड मेंबरशिप दे देते हैं ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, तब भी इंडिया को ऐसी मेंबरशिप सूट नहीं करेगी। कल को इनमें से किसी भी कंट्री पे अटैक हो गया तो इंडिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका क्या यूज़ होगा, उस पर भी एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। तो नेटो का दरवाज़ा खुला होगा, मगर मुझे लगता नहीं है कि भारत इस दरवाजे की तरफ बढ़ेगा भी। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ से कि रिसेंटली टर्की ने अप्रूव की है नेटो मेंबरशिप किस कंट्री की। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिनलैंड। 2 देश हैं जो रशिया की डर की वजह से नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, एक यहाँ पर फिनलैंड, दूसरा स्वीडन। स्वीडन की मेंबरशिप टर्की ने ब्लॉक कर रखी है ये कहकर क्योंकि स्वीडन में कुरान का अपमान हुआ था, टर्की की एम्बेसी के सामने कुरान को जलाया गया था, तो इसलिए स्वीडन को एंट्री नहीं मिल रही। मगर फिनलैंड, यहाँ पे आप देख पाओगे फिनलैंड जिसकी एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर है रशिया के साथ, ये बहुत ही जल्द एक ऑफिशियल मेंबर बन जाएगा नेटो का। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, बात तो सही है यार, लेकिन इंडिया को मेरे हिसाब से भाई किसी भी तरीके से
नेटो का तो कोई भी सदस्य नहीं बनना पड़ी चाहिए, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो फुल पैकेज हो। एक पैकेज बना के रख दिए पूरा कि मतलब पूरे देश का ठेका अमेरिका ही लेके रखा है यार। हमको तो बस इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार सोचो ना कि एक पावरफुल कंट्री है, उसको हम लोग और पावरफुल बनाते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से लोग जुड़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अमेरिका को पावरफुल और बनाते जा रहे हैं। छोटे छोटे कंट्री बिल्कुल उसको और पावरफुल बनाते जा रहे हैं और उसकी दादागिरी चलेगी। तो ये चीज़ मेरे को बड़ी अजीब लगता है। और भाई सबकी अपनी अपनी कंट्री है, ठीक है, पॉलिसीज दो, चीज़ें दो, आप इन्वेस्टमेंट करो, किसी देश को आगे बढ़ाओ, सुरक्षा दो, ठीक है। लेकिन अब ऐसा क्या कि सबको नाटो में शामिल कर लो, फिर कहीं युद्ध हो तो फिर उसके भी युद्ध में उसको भी लगा दो, फिर उसके भी जो रिसोर्सेज हैं, जो बम वम है, मिसाइल है, उनका भी यूज़ करो। ये चीज़ नहीं समझ आता है कि नहीं। अमेरिका का सुबह शुरू से मन इसी में सब में रहता है, बम बनाओ, हथियार भेजो। वो सिर्फ अपने आप को ऊपर नहीं करता है, वो दूसरों को पीछे करके तब अपने आप को ऊपर ले जाना चाहता है और सबको लीड करना चाहता है। मतलब सबका नेता ना, पूरे देश का सबसे बड़ा जो कंट्री एक तरह से अमेरिका तो है ही, लेकिन और सबको मतलब सबके ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहता है, तानाशाह की तरह पूरा। अमेरिका का मतलब ये रही कि अमेरिका तो भाई अलग ही चीज़ है, वो देश नहीं है, वो अलग लेवल है, अलग लेवल अपना अचीव कर रहे हैं। और जिस तरीके से रशिया का हम लोग पढ़े तो वाकई में जब 1990 में हुआ था कि यहाँ से आपको आगे नहीं बढ़ना है, और उसके बाद वो कितना ज़्यादा एरिया ऑक्युपाइड कर सही लिया बात है। जब ईस्टर्न साइड में भाई नहीं बढ़ना था तो आपको नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसके बाद भी रशिया कुछ नहीं बोला। लेकिन जब यूक्रेन से इतनी बड़ी बॉर्डर जब उसको साझा करना पड़ा, तब जाके रशिया को ये चीज़ कहने लगे। तो मेरे को भाई तो शुरू से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर था। इसकी वजह से मेरे को तो नहीं लगता कि रशिया की इसमें कोई गलती है, क्योंकि कोई भी कंट्री होता तो ऐसे ही करता, जो चीज़ पॉलिसी के खिलाफ गलत कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये सब चीज़ ऐसी चीज़ है कि ये सब युद्ध को बढ़ावा देती है, क्योंकि अब रशिया को भी बुरा लगेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि लोग उसको कमजोर करते जा रहे हैं, उसका छीनते जा रहे हैं सीमा। और एक तो अमेरिका, नाटो बस नॉर्थ अटलांटिक के लिए बना था, तो वो लेकर आ रहे हैं पूरा पैसिफिक ओशन, इधर नीचे इंडो पैसिफिक ओशन में अपना चलाने लगे हैं काम। तो ये थी ओवरऑल फ्रेंड्स आज की वीडियो। आप लोगों का क्या कहना है यार इस वीडियो के बारे में? क्या कहना आप लोग को रशिया के बारे में एंड अमेरिका के बारे में, नाटो के इस बारे में? आप लोग भी अपना विचार रख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हम लोगों को। एंड हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।